हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो आज हम लोग सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन कोयला और पेट्रोलियम के बारे में बात करने वाले हैं। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग कार्बन और इसके यौगिक पाठ में पढ़ चुके हैं। मैंने वहां पे आपको बताया था कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है जिसका निर्माण होने में लाखों वर्ष लग जाता है। अब अगर हम लोग कोयला और पेट्रोलियम का जिस तरह से उपयोग कर रहे हैं यह आगे चल के समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसे तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। और आपको मैंने यह भी बताया था कि कोयला का निर्माण बड़े आकार के पेड़ से नीचे धरती तल के अंदर दबे रह जाने से लंबे समय तक, लाखों वर्ष तक नीचे दबे रहने से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। मैंने आपको बताया था कार्बन और इसके यौगिक पाठ में। उसी तरह से पेट्रोलियम के लिए भी बताया था कि समुद्री जो पौधे होते हैं या जो जंतु धरती के अंदर दब जाते हैं उनसे पेट्रोलियम का निर्माण होता है और इसमें भी लाखों वर्ष लग जाते हैं। अच्छा, जिस तरह से हम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं अभी के समय में, तो ऐसा नहीं है, लगभग 200 से 300 साल बाद क्या हो जाएगा, बहुत ही बड़ा संकट आएगा जिसमें हमें ये दोनों जीवाश्म जो ईंधन है ये खत्म होते हुए नजर आएंगे, यानी कोयला और पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको सावधानी पूर्वक जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुसार उपयोग करें ताकि इसे अधिक से अधिक समय तक चलाया जा सके, उपयोग में लाया जा सके। तो इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी होगी, तो उन्हीं सावधानियों के बारे में बात करेंगे और इससे क्या हमें खतरा है इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर हम लोग खतरे की बात करें तो जाहिर सी बात है इससे वायु प्रदूषित होता है और वायु प्रदूषित होगा तो इनको जलाने से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब, सल्फर के ऑक्साइड, ये सब चीजें इनके जलाने से धुएं के रूप में निकलती हैं और ये आपके वायुमंडल में जाएंगी। और इसमें से आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है जी, जहरीला है, विषैला है, हानिकारक है हमारे लिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हुए, सल्फर के ऑक्साइड हुए, ये सब भी हमारे लिए जहरीले हैं, विषैले हैं, हानिकारक है। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी आपका ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैस है जिससे क्या होगा, धरती का तापमान बढ़ेगा तो यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारी हानियों का, बहुत सारे हमें नुकसान होंगे और हमें ही भोगना है। प्रकृति को नुकसान हम लोग पहुंचाएंगे तो भोगेगा कौन, हम ही लोग भोगेंगे। तो हमें इसको सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसको लंबे समय तक चलाया जा सके, यानी कि इसका सही से प्रबंधन करना होगा, नहीं तो आगे आने वाले पीढ़ी का जीवन संकट में आ जाना है। तो चलिए हम लोग अभी कोयला और पेट्रोलियम के बारे में ही बात करते हैं। कोयला तथा पेट्रोलियम, वैसे आप अभी देख ही रहे होंगे कोयला और पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट। पेट्रोलियम में आपका क्या आ जाता है जी, पेट्रोलियम में आपका डीजल, पेट्रोल, ये सभी आते हैं। तो इन सब का रेट अभी आपको पता ही होगा कितना ज्यादा महंगा होते जा रहा है, क्योंकि इसका अभाव जैसे जैसे होगा, जितना इसके स्रोत में कमी आएगी उतने ही इनका रेट महंगा होते जाएगा। तो कुछ सरकार की भी नाकामी है जिसके कारण से ये सभी ईंधन जो है महंगे होते जा रहे हैं और हम लोग की भी लापरवाही है, हम लोग इसका बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, इसलिए ये और ज्यादा महंगा होते जा रहा है, क्योंकि इसका अभाव होने लगा है और इसकी जब कमी महसूस होगी तो ये महंगा होगा ही, और उसके बाद भी हम लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रकृति को प्रदूषित कर ही रहे हैं, अपना भी नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, और आने वाले भविष्य में इसके कमी के कारण बहुत सारे नुकसान को झेलना पड़ेगा आने वाली पीढ़ी को। तो हम लोग इसमें यहाँ लिख सकते हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए कि कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम ऐसे जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है जिनके निर्माण में लाखों वर्षों तक
लाखों वर्षों का समय लगता है, ऐसे कर देते हैं, समय लगता है, समय लगता है। पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर इनकी मात्रा भी सीमित है, इनकी मात्रा सीमित है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, यही अगर हम लोग इसका ज्यादा उपयोग करें तो क्या होगा, आगे चल के खत्म हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं कि यदि ये एक बार समाप्त हो जाएं, अच्छा सोचो जब एक बार ये समाप्त हो जाएंगे, तो अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर इनको तैयार होने में लाखों वर्ष लग जाएगा। और अब ये कोयले का निर्माण, पेड़ पौधे इतना धरती के अंदर दबे रहने से हुआ, तो ये कैसे दबे होंगे, बड़ा सा भूकंप और बाढ़ वगैरह आया होगा जिससे धरती के नीचे दब गए होंगे। नहीं तो अब पेड़ को काट कर और फिर दबाओगे और फिर कितना खर्चा आएगा, फिर दूसरा ईंधन बर्बाद करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाएगा अगर ये समाप्त हो जाए, एक बार समाप्त हो गए तो निकट भविष्य, निकट भविष्य यानी कि आने वाली जो पीढ़ी होगी भविष्य में इनकी पूर्ति, इनकी पूर्ति संभव नहीं होगी, संभव नहीं होगी। ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में मानव समाज, मानव समाज यानी मनुष्यों की बात हो रही है, को लाखों वर्षों, लाखों वर्षों तक प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। और उसके बाद भी ये संभव होगा कि नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप खुद से इन सब पेड़ को काट कर और धरती के नीचे दबाओगे तो उसके लिए भी कोई ईंधन बर्बाद करोगे, जाहिर सी बात है, हाथ से तो करोगे नहीं, उसके लिए भी आप बहुत सारे वाहन का इस्तेमाल करोगे, उसको धोने के लिए, काटने के लिए, इस सब चीजों में आप बहुत सारे डिवाइसेस का यूज करोगे, यंत्र का यूज करोगे, तो उसमें भी तो ईंधन खर्च होगा ना जी। तो एक तो ईंधन बर्बाद करेंगे ही ना एक को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लोग का जीवन संकट में आ जाएगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, बढ़ सकती है, प्रतीक्षा करनी पड़ती है, कर सकती है, जिससे, जिससे विकास बाधित हो जाएगा, बाधित, बाधित हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। तो विकास जब बाधित हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हम लोग का जीवन संकट में आएगा। अच्छा, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होगा, तो सावधानी पूर्वक इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये अधिक से अधिक समय तक चलता रहे। तो हम लोग लिख सकते हैं, अतः, अतः जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के महत्व को, महत्व को ध्यान में रखते हुए, रखते हुए इनकी खपत सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, ताकि आने वाले, आने वाले अधिक से अधिक, अधिक से अधिक समय तक, समय तक हम
इनका उपयोग कर सके। अच्छा, अधिक से अधिक उपयोग कर सके, लेकिन हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि इससे प्रदूषण कितना फैलता है। तो इसमें आप यही ध्यान रखेंगे, इसके लिए मैं स्टार मार्क देके लिख देता हूं। कोयला तथा पेट्रोलियम, कोयला तथा पेट्रोलियम में कार्बन के अलावे कार्बन के अलावे कार्बन के अलावे कार्बन के अलावे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं, जिनके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें से जो आप देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सबसे खतरनाक है। नाइट्रोजन और सल्फर के भी ऑक्साइड खतरनाक हैं। इन गैसों से, ऐसे लिख सकते हैं, इन गैसों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो पर्यावरण प्रदूषित होगा तो जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। पर्यावरण प्रदूषित होगा, जहरीला भी हो जाएगा, तो हम लोग वही सांस लेंगे तो हम लोग का भी तो जीवन संकट में आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो ध्यान रखना, कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग हम जितना कम से कम हो सके, जितनी आवश्यकता हो उसी के अनुसार करेंगे। आप देख रहे हैं कोयला कितना संकट हो गया है, कोयला नहीं मिल रहा है मार्केट में, बहुत ज्यादा महंगा हो गया। उसी तरह से पेट्रोल डीजल की बात है, ये भी काफी महंगा होते जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो हमने देखा कि ये जितने ईंधन है, बहुत सारे हमने ईंधन को देखा, कोयला देखा, पेट्रोलियम देखा, लकड़ी वगैरह के बारे में भी जानते हैं। तो इनसे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है और ये सीमित मात्रा में भी है, ये जल्दी खत्म भी हो जाएंगे अगर इस तरह से इस्तेमाल होता रहा। तो इसलिए हम लोग कुछ और हम लोग कुछ अलग तरह के प्राकृतिक स्रोतों की बात करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों की बात करेंगे, जिससे पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और हम उसे लंबे समय तक, वर्षों तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इन सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को हम लोग कहेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। ठीक है, तो यहां पे मैं हेडिंग देता हूं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सौर कुकर बॉक्स वाला है, बॉक्स नुमा सौर कुकर है, सोलर से चलने वाली बैटरी, यहाँ पे देखो बैटरी चार्ज होगा, बैटरी से हम लोग पंखा चलाने में, लाइट जलाने में, है ना, जल पंप के रूप में, ऐसे बहुत सारे इसका उपयोग कर सकते हैं। जब बैटरी चार्ज होगी, ऊर्जा यहाँ से हमें मिलेगी, विद्युत ऊर्जा मिलेगी, और जिसका इस्तेमाल हम लोग कई तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सौर ऊर्जा की बात करें, यानी कि सूरज से आने वाली ऊर्जा, ये भी आपका ऊर्जा का एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ये ऐसा स्रोत है जो लंबे समय तक बना रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। धरती पे जो पड़ने वाला धूप की बात हो रही है, सौर ऊर्जा की बात हो रही है, ये कभी खत्म होने वाला है
नहीं खत्म होने वाला है, तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा से रिलेटेड चलने वाले उपकरण सौर कुकर और सौर सेल के बारे में, सोलर पैनल के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में फिजिक्स के लास्ट चैप्टर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में पढ़ चुके हैं ना जी। चलिए, तो वैसे हम लोग इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम लोग जानते हैं कि सूर्य ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है। सूर्य से हमें ऊष्मा प्रचुर मात्रा में मिलती है और इससे हम लोग बहुत प्रकार के सौर उपकरण चला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सौर ऊर्जा की बात करें तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सूर्य ऊर्जा का निरंतर स्रोत है। सूर्य की ऊष्मा एवं प्रकाश से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे हम लोग बहुत प्रकार के उपकरण चलाते हैं। जैसे हम लोग चलने वाले उपकरणों की बात करें तो सौर कुकर है। सौर कुकर खाना बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, खाना बनाने में। अब बहुत डिटेल में नहीं चलेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। ठीक है, कैसे किस प्रकार का खाना बना सकते हैं, इसमें इस सब चीज के बारे में, इससे क्या हानियां, ये सब चीजें मैंने आपको बता रखी है। इसकी क्या सीमाएं हैं, इसके क्या लाभ है, हानियां तो नहीं है, क्या सीमाएं हैं, क्या लाभ है, इस सब चीज के बारे में मैंने बता रखा है। अच्छा, सौर जल ऊष्मक इसका इस्तेमाल जल को गर्म करने में, सौर शक्ति संयंत्र विद्युत उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा सोलर पैनल बहुत ज्यादा संख्या में लगा रहता है, उसी को सौर शक्ति संयंत्र कहा जाता है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इन सब का बहुत ही बृहद रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं सौर ऊर्जा का, समझे ना। चलिए, तो अगला हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत लेते हैं, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग पवन चक्की को चलाने के रूप में भी हम लोग करते हैं, है ना जी। और पवन चक्की का इस्तेमाल हम लोग अनाज की पिसाई में, जल पंप के रूप में या फिर विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। पवन का उपयोग हम लोग, हवा का उपयोग हम लोग नाव चलाने आदि में भी करते हैं। तो इन सभी बातों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि पवन ऊर्जा का उपयोग नाव चलाने में और क्या होता है जी, अनाज की पिसाई के लिए पवन चक्की का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और क्या होता है जी, जल पंप के लिए पवन चक्की का इस्तेमाल होता है। यहाँ लिख सकते हैं, जल पंप के लिए पवन चक्की। ठीक है, और क्या होता है जी, विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की, विद्युत उत्पादन के लिए पवन चक्की। तो ऐसे हम लोग पवन ऊर्जा का कई प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे पवन चक्की
लगी हुई हैं बहुत से जगहों पे, जैसे तमिलनाडु में है बिजली उत्पादन के लिए, राजस्थान के बहुत सारे जगहों में ये लगा हुआ है, गुजरात में भी पवन चक्की का इस्तेमाल किया जाता है पवन संयंत्र का विद्युत उत्पादन के लिए। तो ऐसे जहाँ जहाँ तेज हवाएं चलती हैं वहाँ पे पवन चक्की का इस्तेमाल करके हम लोग विद्युत उत्पादन का बहुत ज़्यादा विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, जिससे हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। आपको पता ही है कि विद्युत से चलने वाले उपकरणों का हम लोग बहुत तरह से इस्तेमाल करते हैं, आप अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं। तो इसलिए विद्युत का उत्पादन भी आवश्यक है, और इसके लिए हम लोग कोयला पे ना ध्यान देकर गैर परंपरागत इन ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करेंगे तो और बेहतर रहेगा। चलिए अगला हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत देखते हैं, बायोगैस। बायोगैस, ये बायोगैस तैयार करने वाली आप टंकी देख रहे हैं जो चित्र में आपको दिख रहा है, और बायोगैस संयंत्र के बारे में भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ चुके हैं ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में। तो बायोगैस का उत्पादन हम लोग वनस्पतियों से, पशुओं के मल से, मल यानी कि गोबर से, है ना, कुछ सड़े गलने वाले जो कचरे होते हैं, जैसे कोई क्या कह सकते हैं, सब्जियों का छिलका टुकड़ा, इन सब से हम लोग गैस, ये बायोगैस का निर्माण करते हैं। इसके लिए मैंने बता रखा था विधि की, एक गाढ़ा बनाकर उसको एक टंकी में रखा जाता है, उसके ऊपर मिट्टी से ढक जाता है, और फिर यह क्या होता है, इसमें उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज करके, ठीक है, और इसे क्या कर देते हैं, इससे गैस उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग बायोगैस के नाम से जानते हैं। उस गैस में मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड, जलवाष्प आदि मिले रहते हैं, जिसमें से मेथेन जो गैस होता है वो ज्वलनशील होता है, उसी को हम लोग बायोगैस के नाम से जानते हैं। और जो नीचे वेस्ट बचता है उसे हम लोग खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिसका खेती में बृहद रूप से उपयोग होता है। तो इसके लिए देहात के क्षेत्रों में ये ज़्यादा लोकप्रिय है, क्योंकि वहीं पे गोबर की अच्छी से व्यवस्था हो पाएगी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बायोगैस वनस्पतियों, पशुओं के मल मूत्र, अन्य व्यर्थ पदार्थ, घरेलू कूड़े कचरे आदि से पैदा किया जाता है। और किस तरह से पैदा किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही फिजिक्स में, ठीक है। यह एक गैसीय मिश्रण है, जिसमें कौन कौन सा गैस होता है जी, जिसमें मेथेन होता है जो ज्वलनशील होता है, इसी से हम लोग इसका उपयोग खाना बनाने वगैरह में कर पाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हमें कोई वहां पे उपयोग नहीं रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड तथा जलवाष्प मिली होती हैं। इसमें से मेथेन ज्वलनशील होता है, मेथेन ज्वलनशील गैस है जो आसानी से जलती है। गैस का उपयोग होने के पश्चात जो इसमें जो वेस्ट बचता है उसका हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गैस के उपयोग होने के पश्चात, उपयोग
होने के पश्चात, उपयोग होने के पश्चात बचे पदार्थ खाद के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ गए? तो ऐसे हम लोग ऐसा संयंत्र लगा के बहुत सारा हम लोग जो ऊर्जा के और स्रोत हैं उनको बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है कि ये सब जो सड़े गलेंगे बाहर तो पर्यावरण प्रदूषित होता है, उससे हम लोग बचा सकते हैं। तो ऐसे हमें बहुत सारे इससे फायदे हैं, तो ध्यान रखेंगे। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।